जिंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमारी दुनिया ही बदल देते हैं। इंसान जिंदा तो रहता है मगर जिंदगी जैसे रूठ सी जाती है। ऐसा ही दिल दहलाने वाला हादसा मेरे साथ तब हुआ जब मैंने अपनी नई जिंदगी में अभी कदम ही रखा था। मेरा नाम आयुषी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग का जोड़ा पहने मैं मंडप में दुल्हन बनी बैठी थी। शादी के जोड़े में मैं बहुत सुंदर लग रही थी और आज सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। जो भी मुझे मिलता वो दिल खोलकर मेरी तारीफ कर जाता। चारों ओर खुशियां छाई हुई थी और नाचते गाते बारात भी हॉल के दरवाजे पर आ चुकी थी। मेरे परिवार वालों ने बहुत ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया था। बारातियों के साथ मेरे परिवार के सभी लोग भी नाच गा रहे थे क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और वो अपनी तरफ से मेरी शादी में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब। दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। इसी गाने के साथ जयमाला संपन्न हुई और जैसे ही विनीत ने मेरे गले में वरमाला पहनाई पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। आज दोनों ही परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था और फेरों के वक्त चारों ओर से हम पर फूलों की बरसात हो रही थी। फेरों के बाद मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ सिंगार सिंदूर मेरे माथे पर सजाया गया, जिसे लगाने पर एक महिला की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। और उसके बाद औरतों के 16 सिंगार का एक और हिस्सा मंगलसूत्र विनीत ने अपने नाम का मेरे गले में पहनाया। एक सुहागन स्त्री की सबसे बड़ी पहचान उसकी मांग का सिंदूर और उसके गले का मंगलसूत्र होता है, जो उसकी जिंदगी में कई मायने रखता है। जिस तरह हर सुहागन इसे पहनकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, मैंने भी आज शादी के साथ फेरे लेते वक्त भगवान से अपने सुहाग की लंबी उम्र की दुआ मांग ली थी। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था और इन्हीं खुशियों के साथ शादी की सारी रस्में पूरी हुई और विदाई का समय आ गया। नम आंखों से मेरे मम्मी पापा ने मुझे विदा किया और मैं विनीत की पत्नी बनकर उनके घर आ गई। ससुराल पहुंची तो घर के लोग और सारे रिश्तेदार मेरे स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे। घर में चारों ओर रौनक ही रौनक थी, हर तरफ खुशी का माहौल था और रिश्तेदारों का नाच गाना अभी भी चल रहा था। शादी के बाद की सारी रस्में पूरी हुई और मुझे विनीत के कमरे में बिठाया गया। मैं अपनी शादी के जोड़े में बैठी विनीत का इंतजार कर रही थी और पल भर में मेरे दिल में हजारों सपने उमड़ चुके थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी का सपना देखा था। कमरे का दरवाजा खुला और मैंने घूंघट में से नजरें उठाकर देखा तो विनीत कमरे के अंदर आ चुके थे। लेकिन विनीत अभी कमरे में आए ही थे कि इतने में घर की बिजली चली गई। रिश्तेदारों को गर्मी में परेशान देख विनीत इन्वर्टर का तार लगाने चले गए। वैसे तो और भी लोग थे घर में, लेकिन विनीत इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, इसलिए उन्होंने खुद जाना उचित समझा। विनीत अभी तार लगा ही रहे थे कि तभी अचानक बिजली के आने से उन्हें तेज करंट लगा और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। घर वाले और रिश्तेदार तुरंत ही विनीत को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तो मेरे सिंदूर की लाली ठीक से चढ़ी भी नहीं थी कि उससे पहले ही मैं विधवा हो गई। कुछ देर पहले जहां खुशियों का माहौल था, वहां मातम का सन्नाटा छा गया। अभी तो मेरी शादी का एक पहर ही गुजरा था कि मेरी खुशियां गम में तब्दील हो गई और मेरा और विनीत का 7 जन्मों का साथ चंद घंटों में ही टूट गया। जवान बेटे की मौत हो जाने से मेरी सास का भी रो कर बुरा हाल था। अड़ोस पड़ोस के लोग भी गम में डूबे हुए थे
और लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि जब हमारी ऐसी हालत है तो जिनके घर ये हादसा हुआ है उन पर क्या बीत रही होगी। इस बात का अंदाजा तो हम और आप लगा भी नहीं सकते। जिस घर में एक दिन पहले बारात सजी थी और बेटे की धूमधाम से शादी हुई थी, उसी बेटे की आज अर्थी उठ रही है और नई नवेली दुल्हन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके हाथों की मेहंदी अभी सुर्ख लाल ही थी, लेकिन पल भर में सब बदल गया। वो तो एक दिन की सुहागन भी ना रह सकी। उसने क्या जाना कि शादी का सुख क्या होता है और गृहस्थी क्या होती है। अंतिम दर्शन के लिए आए हुए लोगों में कुछ इसी तरह की बातें चल रही थी। इस हादसे ने मेरे मायके और ससुराल दोनों ही पक्षों को तोड़कर रख दिया था। अचानक से हुए इस हादसे से मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे कोई होश ही नहीं रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर मुझे सांत्वना दे और किस तरह मुझे संभाले। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बार बार मुझे नींद के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, क्योंकि होश में आते ही मैं यह मानने को तैयार ही नहीं होती थी कि विनीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सास की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक ही साल में ये दूसरा हादसा झेला था। अभी तो उनकी बड़ी बहू साक्षी, जो मेरी जेठानी थी, उनकी मौत को 1 साल भी नहीं हुआ था कि अब उनका बेटा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि एक बेटा उसकी पत्नी की मौत के गम में डूबा हुआ था, वहीं दूसरा बेटा उन्हें ही छोड़कर चला गया था। कई दिनों तक हमारे घर परिवार को रिश्तेदारों ने ही संभाला था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया विनीत की मौत को, पर मेरी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया था। मैं बस एक कोने में पड़े पड़े विनीत की फोटो हाथ में लिए रोती रहती थी। मेरी सास से मेरी यह हालत देखी नहीं गई, तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बुलवाया और एक ऐसी बात उनके सामने रखी जिसकी किसी को कोई कल्पना भी नहीं थी। मेरी सास ने मेरे मम्मी पापा से अपने बड़े बेटे प्रकाश यानी मेरे जेठ से मेरी शादी करवाने का सुझाव देते हुए कहा कि प्रकाश और आयुषी दोनों ही किस्मत के कहर से टूट चुके हैं। ऐसे में अगर इन दोनों की शादी करवा दी जाए तो दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा और हो सकता है दोनों ही अपने गम से जल्द ही उभर पाएं। मेरे मम्मी पापा को उनकी बात ठीक लगी, तो उन्होंने मेरी इस पर राय जाननी चाहिए, लेकिन मैं तो अपने लिए कोई भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद ही हामी भर दी। दोनों परिवारों की सहमति से, लेकिन सादगी से मंदिर में मेरी और प्रकाश की शादी करवा दी गई। शादी तो हुई, लेकिन ना कोई शोर, ना कोई गाना बजाना और ना किसी के चेहरे पर कोई खुशी, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह शादी दोनों परिवारों पर आई हुई एक बहुत बड़ी मुसीबत का सिर्फ एक हल थी। प्रकाश एक पढ़े लिखे और सुंदर नौजवान थे, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपने पति के बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया था। आज फिर मैं दुल्हन बनकर प्रकाश के कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही दीवार पर अपनी जेठानी साक्षी की तस्वीर देखी, तो मुझे विनीत और मेरी शादी के पहले के वो दिन याद आ गए जब मैं अपने ससुराल आया करती थी। तब मैं और मेरी जेठानी खूब हंसी मजाक किया करते थे। मैं हमेशा उन्हें कहती थी कि मैं तो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए भाई बहन का प्यार क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे आपके रूप में एक बड़ी बहन देकर वो कमी भी पूरी कर दी है। मेरी और विनीत की मंगनी और शादी के बीच 2 साल का फासला था। 2 साल तक कोई शुभ मुहूर्त न होने की वजह से शादी को 2 साल के लिए टाल दिया गया था। इन्हीं 2 साल में मैं जब कभी ससुराल आती, तब मैं सबसे ज्यादा वक्त मेरी जेठानी के साथ ही बिताती थी। हम दोनों के बीच बहनों जैसा प्यार देखकर मेरी सास भी बहुत खुश हुआ करती थी। आज उनकी तस्वीर को देखकर उनकी यादें फिर से ताज़ा हो गई। मैं कुछ देर तक उनकी तस्वीर से बातें करती रही और फिर उनकी तस्वीर को निहारते अपने बेड पर आकर बैठ गई।
आज का दिन बड़ा ही अजीब था। शादी हुई, दुल्हन भी बनी, लेकिन आज बाकी दुल्हनों की तरह ना तो चेहरे पर खुशी थी और ना ही अपने जीवन साथी का इंतजार। मैं आने वाले पलों के बारे में सोचकर बाकी दुल्हनों की तरह शर्म से सिकुड़ नहीं रही थी, बल्कि मेरे अंदर तो डर का एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि अभी तक मैं विनीत की मौत के सदमे को भूला नहीं पाई थी। इतना कुछ सोच रही थी कि उसी समय मुझे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि प्रकाश अंदर आए और दरवाजा बंद कर लिया। प्रकाश अंदर तो आए, लेकिन जैसे चुपचाप आए थे वैसे ही वापस चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैंने आश्चर्य से अपने चेहरे से घूंघट हटाकर देखा, तो ये देखकर हैरान रह गई कि दीवार से मेरी जेठानी की तस्वीर गायब थी। मैं कुछ देर तो वहीं बैठी रही, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाना, मैं प्रकाश के इस दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती थी, क्योंकि मैं खुद भी उसी दर्द का शिकार हुई थी। क्या प्रकाश ने मुझसे कोई दबाव में आकर शादी की है, और आखिर प्रकाश के दिल में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए मैं अपनी जगह से उठकर उनके पीछे चलने लगी। पत्नी ना सही, लेकिन एक हमदर्द बनकर मैं उनका कुछ दुख तो बांट ही सकती थी, ताकि उनका मन थोड़ा हल्का हो जाए। मैं कमरे से बाहर आई और उसी कमरे की तरफ गई जिस कमरे में प्रकाश गए थे, लेकिन वो कमरा अंदर से बंद था। मैंने कुछ देर तक कमरा खुलने का इंतजार किया, लेकिन फिर अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान होकर अपने कमरे में लौट आई। सुबह से रात तक आराम ना मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो कमरे में आकर कपड़े बदलकर मैं सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली और मैं तैयार होकर बाहर आई, तो देखा कि प्रकाश सोफे पर बैठे हुए थे और मेरी सास उन्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी। मुझे देखकर प्रकाश ने मुझे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। प्रकाश का मूड रात के मूड से बिल्कुल ही अलग था। मैं भी रात की बातों को भुलाकर मुस्कुरा दी। फिर जब मैं अपने कमरे में गई, तो मेरी नजर दीवार पर लगी मेरी जेठानी की तस्वीर पर पड़ी। उनकी तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। उनकी फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो हमें साथ देखकर खुश हो रही हो। उनके फोटो की मुस्कान को देखकर मेरे होठों पर भी मुस्कान फैल गई। बाहर टेबल पर नाश्ता लग चुका था और मेरी सास मेरा नाश्ते पर इंतजार कर रही थी। आज कई दिनों बाद मैंने अपने परिवार के साथ टेबल पर नाश्ता किया था। थोड़ी देर बाद प्रकाश अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए और मेरी मुंह दिखाई की रस्म होनी थी, इसलिए मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज बहुत दिनों बाद घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा लग रहा था। सुबह प्रकाश का जो बर्ताव देखा था, उससे ये उम्मीद तो थी कि हम अब एक दूसरे के हमदर्द तो बन ही सकते हैं। लेकिन जब रात हुई, तो ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि कल रात की तरह ही प्रकाश कमरे में आए और जेठानी की फोटो लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं बड़े गौर से उन्हें देखने लगी और मुझे आज हम दोनों पर तरस भी आ रहा था। साथ ही मुझे अपनी जेठानी की किस्मत पर नाज हो रहा था कि उन्हें इतना प्यार करने वाले पति मिले थे, जो उनकी मौत के बाद भी उन्हें भुला ही नहीं पा रहे हैं। आज भी मैंने प्रकाश का पीछा किया और उस कमरे की तरफ गई जहां प्रकाश बैठे हुए थे। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची, प्रकाश ने पहले ही कमरा बंद कर लिया था। जब मैं वहीं कमरे के बाहर खड़ी थी, तब मुझे अंदर से प्रकाश की बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन वो किससे बातें कर रहे थे, ये जानने के लिए मैं दरवाजे पर कान लगाकर काफी देर तक खड़ी रही, पर मुझे कुछ भी ठीक से नहीं सुनाई दिया कि तभी मेरी सास मुझे मेरी ओर आती हुई दिखाई दी। उन्होंने आते ही पूछा, क्या हुआ आयुषी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बताती, मेरी शक्ल देखकर
मेरी सास खुद ही मेरे मन में चल रहे सवालों को समझ गई और बोली, देखो बेटा आयुषी, तुम दोनों ही मुझे डूबती हुई कश्ती नजर आ रहे थे। जिसे बचाने का जो रास्ता मुझे सुझा वो मैंने अपनाया, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे को वक्त देना होगा और एक दूसरे को समझना होगा। और ये सब कुछ दिनों की ही बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं आज भी कुछ नहीं जान पाई। इस निराशा के साथ मैं अपने कमरे में वापस आ गई और अपने अतीत के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा शादी के मामले में किसी भी तरह की जबरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने यह फैसला मुझ पर सौंप दिया था। मेरी मम्मी की सहेली ने जब अपने बेटे विनीत का रिश्ता मेरे लिए भेजा, तब मम्मी और पापा बहुत खुश हुए थे। मैंने भी विनीत को एक बार समारोह में देखा था और वो पढ़ा लिखा हैंडसम नौजवान था। मम्मी पापा की खुशी देखकर मैंने भी हामी भर दी। मंगनी के बाद जब मैं अपने ससुराल आती थी, तब मैंने अक्सर अपनी जेठानी को एक अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा था। वो रात में कई घंटे बाहर टहलती रहती थी और जब भी मैं उनसे इसकी वजह पूछती तो वो हंसकर टाल दिया करती थी और कहती, कमरे में थोड़ा सा दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आ गई थी। लेकिन वो जब कभी मुझे मिलने मेरे मायके आती, तब बहुत सजी सवरी और खुश दिखती थी, इसलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन एक बार जब मुझे मेरी सास ने मेरे ससुराल में ही रोक लिया था, तब मुझे प्रकाश का मेरी जेठानी की तरफ का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो या उन पर किसी ने जादू तोला कर दिया हो, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रकाश का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मैं अपनी जेठानी से इस बारे में पूछने के लिए उनके कमरे में गई, तो वो सो चुकी थी, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में चली आई थी। अगली सुबह मैंने अपनी जेठानी को इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, इसलिए वो थोड़े नाराज हैं। रात को जब प्रकाश घर लौटे, तब उन्होंने मेरी जेठानी से माफी मांगी और फिर दोनों मिलकर मुझे मेरे मायके छोड़ने भी आए थे, क्योंकि विनीत काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उसके बाद तो उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 2 महीनों के बाद खबर आई कि मेरी जेठानी हम सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उनकी अचानक मौत की इस खबर ने पूरे परिवार पर बिजली गिरा दी थी। मेरी जेठानी के मायके वालों पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। उनके माँ पापा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी सास ने बताया था कि उनको अचानक ही सीने में दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ी। जब नजदीकी अस्पताल लेकर पहुँचे, तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वो बच नहीं पाईं। अभी तक इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि विनीत की मौत ने पूरे परिवार को एक और झटका दे दिया था। विनीत के सदमे से बाहर निकलना तो सबके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन समय हर गम पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बीतने के बाद भी जब मेरी हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया, तब मेरी सास ने प्रकाश से मेरी शादी करवा दी ताकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें, लेकिन प्रकाश का रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो वो ठीक रहते थे, लेकिन रात होते ही वो जेठानी की फोटो लेकर दूसरे कमरे में चले जाते थे और रात भर उनकी फोटो से बातें किया करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी तक यह मौका नहीं मिला था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी और मुझे नींद भी आ गई। रात को मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा और मैंने अपने सपने में देखा कि अंधेरे कमरे में मेरी जेठानी की सिसकियां गूंज रही थी। मैं उनको छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उन्हें छू नहीं पा रही थी। मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए, वो बार बार इतना ही बोले जा रही थी।
इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने चारों ओर नजर घुमाई तो कमरे में हर तरफ अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी। उठने के बाद भी मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी जेठानी की बातें गूंज रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। सुबह होते ही मैं प्रकाश के जाने का इंतजार करने लगी और प्रकाश के जाते ही मैं उस कमरे में जा पहुंची जहां प्रकाश हर रात बिताया करते थे, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या था जो प्रकाश हर रात मेरी जेठानी की तस्वीर लेकर उस कमरे में बंद हो जाते थे। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफा सेट और एक अलमारी के अलावा और कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो देखा कि दवा के कुछ खाली रैपर पड़े थे। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैंने वो रैपर वहीं रख दिए। अभी अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा सा बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने उस बैग को खोलकर देखा तो वो नशीली दवाओं से भरा हुआ था। अब तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। मैंने वो बैग वहां से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो प्रकाश बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगे, जैसे उनका कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी कुछ समझ आ गई थी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर प्रकाश ड्रग्स ले रहे हैं तो अब उनकी पत्नी होने के नाते यह मेरा फर्ज था कि मैं उनको ऐसा करने से रोक दूं। लेकिन ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी, ये सोचते हुए मैं उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए इस बात को फॉलो करते हुए प्रकाश की फेवरेट डिश बनाने के लिए मैं किचन में आ गई। मैंने आज खाने में सारी चीजें प्रकाश के पसंद की बनाई हुई थी। पनीर टिक्का, लच्छा पराठा, मूंग दाल का हलवा और भी बहुत कुछ बनाया था जो प्रकाश को पसंद था। खाना बनाने के बाद मैंने सारी डिशेस को अच्छे से टेबल पर सजा दिया। प्रकाश को आज का खाना बहुत ही पसंद आया, इसलिए उन्होंने दबाकर खाना खाया और मेरी तारीफ भी की। आज प्रकाश के मुंह से तारीफ के शब्द सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था, क्योंकि उन्होंने मेरे अच्छा खाना बनाने के बदले में मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए ये सवाल किया था। लेकिन मेरी सास के सामने मैं क्या जवाब देती, इसलिए मैं चुप ही रही। मैं प्रकाश के नशा करने वाली बात से बहुत परेशान रहती थी और समझ नहीं पा रही थी कि हकीकत का पता कैसे लगाऊं। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी सास से पूछ लिया कि क्या प्रकाश नशा करते हैं। तब वो कहने लगी कि प्रकाश को पहले ऐसी कोई आदत नहीं थी, लेकिन उसकी पहली पत्नी की मौत के सदमे ने उसे झकझोर कर रख दिया है और तब से ही अपना दुख भुलाने के लिए वो नशा करने लगा है। मैं तो उसे समझाकर थक चुकी हूँ, लेकिन अब तुम उसकी पत्नी हो, तुम भी कोशिश करो, हो सकता है वो ठीक हो जाए। मेरी सास की बातें सुनकर मैं उनके सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई और अपने कमरे में चली आई। आज रात को जैसे ही मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से मुझे मेरी जेठानी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो मुझसे इंसाफ मांग रही थी, लेकिन कैसा इंसाफ। अपने सपने में उनको इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे कि मेरी जेठानी की मौत दिल के दौरे से हुई थी या कोई और बात जुड़ी है इन सब में। मेरी सास ने तो यही बताया था कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए उनको ये सब पूछना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन हर रात सपने में यूं मेरी जेठानी का आकर रोना कि मुझे इंसाफ दिला दो, ये भी कोई सामान्य बात नहीं थी। इसलिए मैंने अब अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली, जिसमें मेरी जेठानी की मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। अगले दिन प्रकाश के काम पर जाते ही मैंने सफाई के बहाने उस रूम को भी छान मारा
जहां प्रकाश रात बिताया करते थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में ही मुझे वो रिपोर्ट मिली जिसमें मेरी जेठानी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। रिपोर्ट पढ़कर मेरे मन को तसल्ली हुई और खुद पर थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन प्रकाश में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया और उनका वो तस्वीर से बातें करने वाला सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात मैंने देखा कि जब प्रकाश दूसरे कमरे में जा रहे थे, तब उनके हाथ में एक नहीं बल्कि 2 फ्रेम थे। एक फ्रेम को तो मैं पहचान गई कि वो मेरी जेठानी की तस्वीर वाली फ्रेम थी, लेकिन दूसरा फ्रेम शायद नया बनाया गया हो, ऐसा लग रहा था। अब उस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी, ये एक और राज जुड़ गया था। मैं इस गुत्थी को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, वो उतनी ही उलझती जा रही थी। अब इस दूसरी फ्रेम का राज जानने के लिए अगली रात जानबूझकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। आज रात मैं किसी भी तरह सारे रहस्यों से पर्दा हटाना चाहती थी, जिस वजह से मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि हमेशा की तरह प्रकाश कमरे में आए और हाथ में जेठानी की तस्वीर लिए कुछ देर तक रुककर मुझे देखते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं वाकई में सो रही हूँ, उसके बाद वो बाहर निकल गए। मैंने हल्के से आंख खोलकर देखा तो वो दूसरे कमरे में जा रहे थे, और जैसे ही वो दूसरे कमरे में गए, मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोते हुए देखा था, इसलिए कमरे को लॉक किए बिना ही दूसरे कमरे में बैठ गए थे। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए उस कमरे के सामने आ गई, और जैसे ही मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाजा खुल गया। मैंने कमरे में झांका तो प्रकाश आज भी मेरी जेठानी की तस्वीर से कुछ बातें कर रहे थे, और आज प्रकाश की बातें मुझे सुनाई दे रही थीं। वो फोटो से बातें करते हुए कह रहे थे, प्यारी साक्षी, मुझे पता है कि तुम उस दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैं जल्द ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर प्रकाश ने अपनी गोद से वो दूसरी फ्रेम उठाई और मेरी जेठानी की फ्रेम के साथ लगा दी। मैं वो दूसरी तस्वीर तो नहीं देख पाई, लेकिन प्रकाश के मुंह से निकले ऐसे शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और मैंने इतनी गहरी सांस ली मानो जैसे मैं मीलों चल चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार मेरे कानों में प्रकाश के शब्द सुनाई दे रहे थे। मैं सोच में पड़ गई, क्या प्रकाश आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे? क्या वो अपनी पहली पत्नी के पास जाना चाहते थे? हो सकता है कि जेठानी के साथ वो दूसरी तस्वीर उन्हीं की हो। मुझे प्रकाश को ये सब करने से रोकना था, लेकिन कैसे? बहुत देर तक यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई कि तभी फिर से जेठानी की दर्द भरी आवाज मुझे सुनाई पड़ी, और हर बार की तरह वो आज भी इंसाफ की मांग कर रही थी। मैंने सपने में उन्हें वादा किया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी, और मेरी बात सुनकर उनको थोड़ा सा सुकून मिला। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि मैंने खुद ही उनकी रिपोर्ट देखी थी, जिसमें उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। तो फिर मेरी जेठानी मेरे सपनों में आकर कौन सा इंसाफ चाहती हैं? लेकिन अब तो उनसे वादा भी किया था, तो मुझे अपना वादा भी निभाना था, पर मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब मैं कैसे करूँगी। इतना कुछ सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई और रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुलते ही फ्रेश होने के लिए कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली, तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी अलमारी से वो दवाइयों वाला बैग गायब था। मुझे यकीन हो गया कि वो बैग प्रकाश ने ही निकाला था। अब तो मैंने ठान लिया
कि मुझे प्रकाश को गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा और उनको मरने से बचाना होगा। इसलिए सबसे पहले प्रकाश को उनकी पहली पत्नी की यादों से बाहर निकालना पड़ेगा। आज उठने में देर हो गई थी और जब तक मैं फ्रेश होकर बाहर पहुंची, मेरी सास ने नाश्ता बनाकर टेबल पर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि तभी मेरी सास ने मुझे कहा, बेटा आयुषी, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, अपने फोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो, सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, उनसे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूँ। अपनी सास के बताए हुए नंबर को मैंने अपने फोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फोन बढ़ा दिया, लेकिन पता नहीं कैसे फोन देते वक्त गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। मेरी सास बात करती हुई अपने कमरे में चली गई और मैं भी ये सोचकर अपने कमरे में आ गई कि जब मम्मी जी की बात खत्म होगी तो खुद ही मुझे फोन दे देंगी। काफी देर के बाद मम्मी जी मेरा फोन लेकर आई और मुझे फोन देकर वापस चली गईं। फोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं प्रकाश के बारे में सोचने लगी कि वो अपनी पहली पत्नी से कितना प्यार करते थे, जो उनकी यादों को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। और अब तो वो खुद उनके पास जाने की सोचने लगे हैं, यानी आत्महत्या करना चाहते हैं। ये सोचकर ही मैं कांप उठी। मेरा पूरा दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि कैसे प्रकाश के दिल से जेठानी की यादों को निकालूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब कुछ सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को प्रकाश जब ऑफिस से घर आए तो आज उनके हाथ में एक आइसक्रीम का डिब्बा भी था। प्रकाश कमरे में आते ही बोले, आयुषी, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, मुझे पता है तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैंने भी खुश होते हुए कहा, हाँ, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये सुनते ही प्रकाश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे मैं समझ ना सकी। प्रकाश ने आइसक्रीम का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया ही था कि तभी बाहर से मेरी सास ने प्रकाश को आवाज दी। प्रकाश आइसक्रीम का डिब्बा मुझे देकर बाहर चले गए और जाते जाते कहते गए कि जल्दी से खा लो, नहीं तो पिघल जाएगी। मैंने जब डिब्बा खोला तो आइसक्रीम थोड़ी पिघल चुकी थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया और तब तक मोबाइल में अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए अपना फोन उठाया। पहला गाना खत्म होते ही दूसरे गाने के बजाय वो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी, जो गलती से मेरा हाथ लगने से रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें मेरी सास डॉक्टर के साथ बहुत देर तक बातें कर रही थी। मेरी सास ने तो मुझे बताया था कि उनके सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्हें डॉक्टर से सिर्फ दवाइयाँ पूछनी थी। लेकिन रिकॉर्डिंग की बातें सुनकर तो मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर पर किसी ने जोर का वार किया हो और मैं अभी यहीं गिर जाऊंगी। मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही खो चुकी थी, क्योंकि मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी करवा दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन वह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। उल्टा वो अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने का प्लान बना रहा है। मैं आपको अब तक ना जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि आपकी दवाइयों से मेरे बेटे को एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, देखिए माँ जी, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा। आपके कहने पर ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपकी और आपके बेटे की सच्चाई पुलिस में जाकर बता दी तो दोनों माँ बेटे जिंदगी भर जेल की हवा खाते रहोगे। आप चाहें तो कल आ सकती हैं मेरे यहाँ, मैं दवाइयाँ बदल दूंगा, धीरे धीरे आपका बेटा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उस डॉक्टर ने फोन काट दिया था।
मैं वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि इसका मतलब मेरी जेठानी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उनको मारा गया था। तभी तो मेरी जेठानी हर रात मेरे सपने में आती थी और मुझसे इंसाफ की भीख मांगती थी। मेरी जेठानी की तड़पती हुई आत्मा को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने होश संभाला तो मैं समझ गई थी कि आज वो आइसक्रीम खिलाकर प्रकाश मुझे भी मारना चाहते थे। मैंने जल्दी किचन में जाकर पहले आइसक्रीम का डिब्बा छुपा दिया और फिर कमरे में आकर जल्दी से अपने पापा को फोन लगाया। फोन पर मैंने पापा को सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मेरे पापा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें यकीन करना ही पड़ा। मेरे पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं, तब तक तुम पुलिस को जल्दी फोन करके बुला लो। मैंने भी अपने पापा को घर की डायरी में से मेरी जेठानी के पापा का नंबर निकाल कर दिया और उनसे कहा कि उनको भी अपने साथ ले आएं। मेरी जेठानी के मायके में तो यही पता था कि उनकी बेटी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। पापा का फोन रखते ही मैंने जल्दी से पुलिस को फोन किया और सारी हकीकत बता दी और थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर पर आ चुकी थी। उधर प्रकाश जो बड़ी खुशी से हॉल में टहल रहा था, ये सोचकर कि आइसक्रीम खाकर अब तक तो मेरी मौत हो चुकी होगी, लेकिन पुलिस पर नजर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और प्रकाश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेरी सास और प्रकाश सफाइयां देते रहे कि वो बेकसूर हैं, लेकिन मेरे फोन में मेरी सास और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग काफी थी उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। मेरी जेठानी के माँ पापा ने मेरे ससुराल से उनकी बेटी की कुछ यादों को समेटा और तब तक मैंने अपना सामान पैक कर लिया और उस घर से हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर आ गई। घर में जेठानी की 2 बड़ी तस्वीरें थी, जिसमें से एक उनके माँ पापा ले गए और एक उनकी इजाजत से मैं अपने साथ ले आई। आज उनकी तस्वीर को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने आप को इंसाफ मिलने पर मुस्कुरा रही हो। मैं प्रकाश से तलाक लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। इसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया और मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके वकील बन चुकी थी। मेरा वकील बनने के पीछे का मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं प्रकाश जैसे दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकूं। प्रकाश और मेरी सास पैसों के दम पर जेल से रिहा हो चुके थे और मेरी जेठानी का मायका गरीब परिवार होने से उन्हें कोई अच्छा वकील भी नहीं मिल पा रहा था। और यही वजह थी मेरी वकील बनने की, ताकि मैं प्रकाश और मेरी सास को सजा दिलाकर अपनी जेठानी साक्षी को न्याय दिला सकूं। अपनी वकीलात की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने प्रकाश और मेरी सास के खिलाफ फिर से केस फाइल किया और इस बार जीत हमारे पक्ष में हुई। मेरी सास और प्रकाश को उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई गई और अब तो उन्हें पैसों के दम पर भी बेल कभी नहीं मिल सकती थी। आज कितने दिनों बाद फिर से मेरी जेठानी मेरे सपने में आई और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा मिला। उन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज हकीकत में मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। जाते जाते वो मुझे आशीर्वाद भी देती गईं कि तुम अपने जीवन में खूब प्रगति करो और भगवान तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे। उनका दिया आशीर्वाद सच हुआ और आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रही हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।